हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीस्टोन यूनिवर्स ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम है सचिन बैद और मैं हूं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर। और आज हम करने वाले हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ लाइफ प्रोसेस टिल रेस्पिरेशन। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ प्रोसेस फर्स्ट। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जिनके बिना एक ह्यूमन, एक एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विदाउट विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। बट वी कैंट जस्ट स्टार्ट लाइक दिस, राइट? We need to understand what do you mean by life? What do you mean by living? So, what is living and what is non-living? What are living things? Living things are those which exhibit movement or locomotion. ये हम सब जानते हैं कि living things वो होते हैं जो move करते हैं, जो locomotion दिखाते हैं, जो grow करते हैं और जिनके अंदर कुछ न कुछ chemical reactions चल रहे होते हैं. Those are living organisms, right? And what are non-living organisms? Which do not show these kinds of movement, these kinds of growth, this kind of metabolism. Now here there is a word catch. Metabolism क्या होता है? Metabolism बच्चों, metabolism is when all the chemical reactions in our body, chemical reactions in our body, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं metabolism. Sum of all the chemical reactions in our body that includes catabolism as well as anabolism. अब catabolism क्या होता है? Catabolism is all the reactions in which something is broken down, जैसे कि glucose is broken down in our body to get energy. वैसे ही एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस जिसमें कुछ बनता है। तो अब इन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के रिएक्शंस को एक साथ कर दो तो एट अ सेम टाइम यू विल गेट मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते, वो मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाते और तो और वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते। बच्चों रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट टर्म है और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। बट मैं आपको अभी बोल रहा हूं रिप्रोडक्शन को आप लाइफ प्रोसेस की तरह काउंट मत कीजिए, बिकॉज रिप्रोडक्शन आप खुद समझते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते फिर भी सर्वाइव तो कर रहे होते है ना। सो दोज आर द ऑर्गेनिजम्स, दोज आर लिविंग बट दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स मूव अहेड हियर। देखते हैं कि हाउ कैन वी से समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो देखिए भाई, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ कैन बी टर्म्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट ये सिर्फ विजिबल मूवमेंट्स हैं और विजिबल मूवमेंट सब में दिखाई देने वाली नहीं है। यू कैन सी मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग इनसाइड मी, इन मी, ठीक है, यू कैन सी मूवमेंट्स of mine, but you cannot see movement happening in an amoeba. You will not be able to see breathing of a plant. So क्या सिर्फ visible चीजों को ही आप living गिनेंगे? No, not all visible movements can be seen through our naked eyes, obviously. So what should be the best parameter to decide whether something is alive or not? तो बच्चों see here, that's what I said, there are some organisms which will not show you that they are growing, that they are doing some kind of reaction, but still they are alive, right? So some sort of movement which are not seen but are happening in all the organism, those movement we will call molecular movement. अब बच्चों molecular movement वो movement है किसका? molecule का। अब molecule जो हमें दिखते नहीं है पर movement तो हो रही होती है। आप इस बात को ऐसे समझिए, यू सी अ पीपल का पेड़। नाउ इन पीपल का पेड़ what you will see is there is no movement visible to you. It's a huge plant, right? It's a huge tree, but you won't be able to see any movement inside them. But that doesn't mean it is not living. ठीक है, तो molecular movement is the best parameter to decide whether something is alive
और नॉट। ठीक है बच्चों, और यही मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट as the defining characteristic of life is not enough. So what is enough? The enough thing would be to calculate the molecular movement, to talk about the molecular movements, and that happens in all the organisms. ठीक है बच्चों, चलिए, so what criteria do we decide whether something is alive or not? हम डिसाइड करते हैं विजिबल मूवमेंट की वजह से, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। सो सी, any visible movement such as walking, breathing, growth is generally used to decide whether something is alive or not. See here, there is a catch in the statement, is generally used, पर यही सिर्फ एक तरीका नहीं है। So what is that? The thing you have to remember is that a living organism can also have movement which are not visible to the naked eye. Therefore, the presence of life process is the fundamental criteria to decide whether something is alive or not. Again, I am telling you students, you need to remember this, that although we use visible movement as a criteria, but that is not the perfect way to decide whether something is alive or not. The only way to decide whether something alive or something is dead is that whether they are undergoing life processes or not. अगर ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस कर रहा है, लिविंग है, नहीं कर रहा, नॉन लिविंग है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why are molecular movements needed for life? बच्चों, हमारे बॉडी में ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है आप इस बात से लगा सकते हो कि वी आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स मेक्स अप द टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उस ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। अब मान लो कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए इस ऑर्डर में और सेल ना रहे, तो क्या डायरेक्ट टिश्यू बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सेल जो होते हैं वो ओमनी है, वो जिंदा ही रहते हैं हमेशा, वो कभी मरते ही नहीं है, वो कभी डैमेज ही नहीं होते। तो सेल्स डैमेज हो सकते हैं, टिश्यूज भी डैमेज हो सकते हैं, और तो और ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, और हम चाहते हैं कि ये ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स को हम बार बार रिप्लेस करते जाए। वी नीड टू रिप्लेस दीज सेल्स, एंड हाउ वुड यू रिप्लेस इट? बाय रिप्लेसिंग द मॉलिक्यूल्स, एंड molecules would be coming not from only one place, so molecules comes from different places, hence molecular movement is required in order to make the organism survive. We need to show molecular movements, right guys? So living organisms are well organized structures. If the order breaks down, the organism would no longer be alive. Hence, so living creatures must keep repairing and maintaining their structures. और अब अगर ये मेंटेन करना है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, पूरे समय मॉलिक्यूलर मूवमेंट चलता रहता है। बच्चों लाइफ प्रोसेस पे आते हैं। लाइफ प्रोसेस हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि भाई जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेस करना पड़े वो लाइफ प्रोसेस है। अब लाइफ प्रोसेस क्या है देख लीजिए फिर से। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, which involves the movement of molecules like nutrition, respiration, transportation and excretion are called life processes. एक ट्रिक बताता हूं बच्चों, लास्ट में अगर ION आपको दिख रहा है, लास्ट में अगर आपको ION दिख रहा है, इसका मतलब वो एक प्रोसेस है। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये चारों चीजों की जरूरत पड़ती है और इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। सी देयर इज नो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। डोंट फॉरगेट सलमान खान गाइस। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। लाइफ प्रोसेस में एक एक को समझने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले आपको इस सवाल का जवाब देना है। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? आंसर इज लाइफ प्रोसेसेस, राइट? ठीक है, तो चलिए लाइफ प्रोसेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स
answer this thing. What process would you consider essential for maintaining life? Life processes or the processes which are required by an organism to maintain life, such as, ये 4 प्रोसेसेस के नाम कौन कौन से होंगे? तो न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion are called life processes and they are important. ठीक है, तो life processes are the one which are required by organism in order to survive. Okay guys, चलिए अब देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों लाइफ प्रोसेस है. Nutrition is the process by which an organism takes in the nutrients. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और हमारे ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स आपको प्रेजेंट के लिए भी चाहिए और आपको फ्यूचर के लिए भी चाहिए, फॉर एनर्जी नीड्स एज वेल एज फॉर ग्रोथ. एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. क्योंकि ये बाहर से आता है इसलिए हम इसको आउटसाइड रॉ मटेरियल बोलते हैं. हमारे बॉडी में ये चीजें बनती नहीं है, हम खाना खुद नहीं बना सकते. तो जो न्यूट्रिएंट हम बाहर से ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. Remember this guys, nutrition is a process by which raw materials are transferred from outside to inside the body for meeting the energy needs of the cell, growth and maintenance. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें रेस्पिरेशन क्यों एक लाइफ प्रोसेस है? Respiration is the process by which food is broken down with or without the help of oxygen in order to extract energy from them. Energy ATP के फॉर्म में होता है हमारे बॉडी में. हम चाहते हैं कि सब कुछ यूनिफॉर्म रहे, राइट? अगर इंडिया में हर एक स्टेट की अपनी करेंसी होती तो हम टू एंड फ्रो नहीं कर पाते. भाई मैं मध्य प्रदेश में जाके खर्चा नहीं कर पाता, तो हमारे पूरे इंडिया में रुपीस चलता है, सही बात है. वैसे हमारे पूरी बॉडी में एटीपी चलता है. एटीपी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है और उस बनाने के प्रोसेस को, एटीपी के बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं. द प्रोसेस बाय विच एटीपी इज जनरेटेड बाय द बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है बच्चों, चलिए ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने खाना खाया, खाना आपके पेट तक पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा. फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी. भाई आपके बॉडी के हर पार्ट को चाहिए ना खाना, तो एनर्जी तो हर पार्ट को चाहिए. तो एनर्जी को हर पार्ट तक पहुंचाना है तो फूड को हर पार्ट तक भेजना पड़ेगा, हर सेल तक भेजना पड़ेगा. वो काम कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन से होगा. आपने सांस लिया, you breathe in oxygen, the oxygen reaches the alveolus. Now from alveolus the oxygen has to reach all the parts of the body. How it will happen? It will happen with the help of what? Transportation. अच्छा, इसी तरीके से आप खुद सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ट्रांसपोर्टेशन से ही रिमूव होता होगा ना. तो ये सारे प्रोसेस के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. See written, food and oxygen are taken at one spot in the body but are required by all the cells in the body and that's why there is a need of a transport system. कौन करता है? आपसे बाद में पूछूंगा. चलिए, excretion क्यों लाइफ प्रोसेस है भाई? excretion is also a life process, right? Why? Tell me one thing, if you just keep storing trash at your home, wouldn't it be stinking? आपका घर स्टिंक करेगा, बीमारियों का घर बन जाएगा, हाँ या ना? वैसे ही हमारी बॉडी है. अगर हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब वेस्ट मटेरियल अगर रह गए, इट गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी, अक्यूमुलेट होता जाएगा. बाय द टाइम इट विल गेट टॉक्सिक, और टॉक्सिक चीजें हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है भाई. सो वी नीड टू रिमूव दिस वेस्ट मटेरियल एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कुछ प्रोसेस हुआ है उसका फिर ये वेस्ट बना है, उस वेस्ट को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट विल बी टॉक्सिक, और टॉक्सिक चीजें हमें नहीं चाहिए. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई एक्सक्रीशन इज रिक्वायर्ड? एक्सक्रीशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. सी हियर, food are generally carbon based. Food is broken down to molecular form.
ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, द प्रोसेस ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल, और उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोला भाई? एक्सक्रीशन बोल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये 4 प्रोसेसेस क्यों लाइफ प्रोसेस है ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू वायरस? ये एक वायरस के ऊपर है ना, आपके एनसीईआरटी में एक टेक्स्ट दिया हुआ है कि वायरस जो है उसके साथ एक कंट्रोवर्सी है, ना तो वो लिविंग है ना वो डेड है, वो बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है। when it is inside the host, when it is inside a biological organism, it will survive, it shows characters of a living system. अगर वो बाहर है, it never shows characters of a living system, and that's why viruses has this tag borderline organism. यही उनके साथ कंट्रोवर्सी है। ये क्यों होता है बच्चों? आपको ये बात समझना चाहिए। वायरसेस क्यों बॉर्डरलाइन ऑर्गेनिज्म है, क्यों वो लिविंग नहीं है, क्यों हम उसको लिविंग नॉन लिविंग दोनों बोल रहे हैं? उसका एक रीजन है बच्चों। रीजन ये है कि वायरस जो है वो या तो डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, उसके पास ना ही कोई न्यूक्लियस है ना ही कोई सेल मेम्ब्रेन है। जब सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एक सेल के लिए 3 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इन भाई साहब के पास कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ? हाँ, पर ये जब होस्ट के अंदर आता है, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, तो ये उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की चीजों को यूज करके सरवाइव करना स्टार्ट कर देता है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही डेंजरस, इसीलिए इनसे जल्दी से छुटकारा भी नहीं मिलता, बिकॉज व्हेन यू नीड टू स्टडी देम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए, वरना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर शो ही नहीं करता। वायरस इज दैट्स व्हाई हैज दिस टैग बॉर्डरलाइन ऑर्गेनिज्म, रिमेंबर दिस गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें न्यूट्रिशन पहला लाइफ प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे भाई। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मैंने बता दिया आपको पहले ही, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना इज न्यूट्रिएंट, पर हर ऑर्गेनिज्म इनटेक से ही काम नहीं चलाता। हम चला लेते हैं, हमें भूख लगती है, जाते खाना खाते हैं, बर्गर खा लेते हैं, अच्छी बात है। प्लांट्स क्या करेगा बेचारा? प्लांट हैज नो चॉइस, दे डोंट गेट रेस्टोरेंट्स कि वहां पे जाके खा लिया, तो भाई प्लांट क्या करे? प्लांट खाना खुद बनाता है। तो इसका मतलब 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म है, एक जो खाना बनाता है, दूसरा जो दूसरे पे डिपेंडेंट है कि भाई जो खाना बना रहा है उससे मैं खाना ले लूं एंड आई विल सर्वाइव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वन हु मेक्स द फूड, ऑटोट्रॉफ, अपने ग्रोथ के लिए खाना बनाने वाले, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं अब हम। तो न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले देखा कि एनर्जी जो है वो हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको बाहर से अंदर लेना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। Since the source of energy is not available inside the body, nutrition involves transferring a source of energy from outside to inside. ठीक है बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताता हूं। ये पॉपाई जो है हमारे पास, मान लो इस पॉपाई को भूख लगी है, भूख नहीं, इस पॉपाई को ग्रो करना है, जिंदा रहना है, ये खाना खाएगा। ठीक है, खाना बनाएगा कौन? मम्मी नहीं, प्लांट्स बनाएंगे। कौन बनाएंगे? प्लांट्स। प्लांट्स क्यों खाना बना सकते हैं? क्योंकि प्लांट्स के पास एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, प्लांट्स कैन अब्सॉर्ब सनलाइट। हम अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं ना बच्चों, मैं बता रहा हूं बहुत सही होता। मम्मी सुबह सुबह नाश्ते का झंझट ही नहीं लेती। मॉम वुड टेल यू, वेक अप डियर, सन हैज राइजन, गो आउटसाइड, स्टैंड इन द बालकनी इन फ्रंट ऑफ सन एंड यू विल गेट एनर्जी। ऐसा होता है क्या? सूरज के पास खड़े हो जाओ, एनर्जी मिल जाएगी आपको? नहीं, हम सनलाइट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? प्लांट्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? उनके पास कुछ खास है जो हमारे पास नहीं है। उस खास चीज का नाम मुझे लगता है आपको पता होगा, क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इस चीज को कि भाई इसको जब न्यूट्रिएंट चाहिए तो ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, और प्लांट को जब न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो खुद बना लेता है। ठीक है, इसका मतलब 2 तरीके के न्यूट्रिशन है भाई, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ 2 टाइप, ऑटो एंड हेटेरो। ट्रोपिक बच्चों, यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट चैप्टर में भी बहुत काम आने वाला है। क्या? तो भाई देखिए यहां पे बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद बाई सेल्फ बना सकते हैं खाना। ट्रोफिक ग्रोथ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, दोज ऑर्गेनिज्म
which makes their own food for their own growth is called autotrophic organism. Those organism which are dependent on other, heterotrophic organism. इसमें हम खुद आ जाते हैं, ठीक है, इसमें प्लांट्स आते हैं और कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देख लिया आप लोगों ने, तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ये रहे हमारे पेड़ भाई साहब, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में 3 तरीके हो सकते हैं। पैरासाइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के अंदर रहते हैं, फायदा उठाने वाले। होलोजोइक, हम खुद, होल थिंग वी ईट इनसाइड आवर बॉडी। सैप्रोफाइट्स, जो दूसरे पे डिपेंडेंट तो है अपने खाने के लिए, पर डाइजेशन अपने अंदर नहीं करते, बाहर डाइजेस्ट करके चीजों को खाते। सैप्रोफाइट। मशरूम, एक एक को पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। प्लांट्स आर द ऑर्गेनिज्म which perform the process of photosynthesis. Plants photosynthesis करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और survive करते हैं। Photosynthesis is a process by which certain organism like green plants prepare their own food in the form of carbohydrates. बच्चों याद रखेंगे यहाँ पे आप कुछ चीजों को। कार्बोहाइड्रेट, ये जो वर्ड आप देख रहे हो, ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 चीजें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये CHO बनाना है प्लांट्स को। अब CHO बनाने के लिए नेचर में सबसे बेस्ट चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो C और O की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है। C and O इज फुलफिल्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज वाटर, वाटर का फॉर्मूला है H2O, इसमें से H ले लो, यहां पे कार्बोहाइड्रेट आपका बन जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो चीजें बचेंगी वो प्लांट बाहर निकाल देगा। अब आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। और सनलाइट चाहिए, सनलाइट तो चाहिए ना भाई, एनर्जी इसी में स्टोर होने वाली है, और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए सन से लेना पड़ रहा है। सन से लिया एनर्जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हमें कार्बन एंड ऑक्सीजन, पानी से, वाटर से मिला हमें हाइड्रोजन, सबको मर्ज कर दिया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, अपना काम हो गया, ठीक है। O2 लिबरेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और क्लोरोफिल, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ही तो है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, ये है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे देखते हैं रॉ मटेरियल्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में, सिंथेसिस खाना बनाना, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहला सनलाइट है, सबसे पहली इंग्रेडिएंट ही आपको सनलाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यूनिवर्सल सोर्स है। सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। रिमेंबर गाइस, क्लोरोफिल इज नॉट अ रॉ मटेरियल, क्लोरोफिल इज देयर, ठीक है, इन द प्लांट, बट दिस क्लोरोफिल हेल्प्स टू अब्सॉर्ब सनलाइट। ये कुछ ऐसा आपको समझना है कि चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए। अब आप ये नहीं बोल सकते कि किचन चाहिए, ठीक है, किचन तो आपके पास है, आप चाय पत्ती ये सब लाओ, वैसे ही क्लोरोफिल आपके पास है। यू नीड इज सनलाइट, सनलाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। एक चीज मिल गई मुझे, मेरा सनलाइट मिल गया मुझे। दूसरा मुझे क्या चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बस कुछ ऐसा हो कि कार्बन डाइऑक्साइड मेरे अंदर आ जाए, प्लांट के अंदर आ जाए, that works, right? So carbon dioxide is obtained from environment through exchange of gases by stomata. By stomata मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है भाई, ये stomata है कौन? Stomata are small pores present on the surface of leaf, ठीक है? And through this stomata what we get is carbon dioxide. Remember guys, you can see it like this कि ये एक स्टोमेटा, ये ओपन हुआ, अंदर घुस गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के, ठीक है। तो आपको ये बात भी समझनी है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वाटर। वाटर कहां से आएगा, तो सॉइल से आएगा। कौन अब्सॉर्ब करने का काम करेगा, रूट्स अब्सॉर्ब करने का काम करेंगे। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या चाहिए, कुछ नहीं, 3 चीजें फिर से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। These are the 3 things required for the process of photosynthesis. One of the most important questions, what are the raw materials and how they are obtained? What are the raw materials for photosynthesis and how they are obtained? Very important question. Raw materials are sunlight absorbed by chlorophyll,
और कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू स्टोमेटा, वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। ये 3 चीजें आपको मिल गई, बस अब तो बनाना है खाली, ठीक है। तो देखते हैं सनलाइट कैसे आता है सबसे पहले डिटेल में। तो बच्चों ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ऑफ लीफ आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि लीफ में अपर सरफेस जो है वहां पे एक वैक्सी लेयर है जिसको हम क्यूटिकल बोल रहे हैं, ठीक है। क्यूटिकल के जस्ट नीचे आप ये देखिए एपिडर्मिस आएगा, ये एपिडर्मिस है, ठीक है बच्चों, ये एपिडर्मिस है। नाउ एपिडर्मिस के नीचे आपको बड़े बड़े सेल दिखेंगे, इनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मीजोफिल। मीजो मतलब बीच में, लीफ के, फिल मतलब लीफ, लीफ के बीच में ये बड़े बड़े सेल्स जो है वो मीजोफिल सेल्स है। ये मीजोफिल सेल्स के अंदर आपको, क्योंकि सेल है तो प्लास्टिड होगा, तो मीजोफिल सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है जो कि सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा। पूरा एड्रेस बता रहा हूं क्लोरोफिल का, कहां पे है? तो भाई क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल इज प्रेजेंट इन द लीफ, देन दैट इज व्हाई लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, ठीक है। वैसे क्लोरोप्लास्ट को बोलना चाहिए, बट बचपन में पढ़ा था लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये वो डायग्राम है। तो यहां पे जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, वो क्लोरोफिल किसको कैप्चर करेगा? सनलाइट को, ठीक है। ये आपको समझना है। सो दिस इज अबाउट हाउ सनलाइट इज अब्सॉर्ब। सनलाइट अब्सॉर्ब होता है क्लोरोफिल से। पूरा एड्रेस बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा? लीफ, याद रखना वही है अपना किचन। लीफ में एक चीज आ चुकी है, the one thing which we required was sunlight, we have got that part. Now what do we require? We require is carbon dioxide. So how do we get carbon dioxide? How do plants get carbon dioxide? Carbon dioxide कैसे आता है? Carbon dioxide comes by the process of diffusion. Diffusion होगा। कैसे डिफ्यूजन होगा? तो अब बहुत मैं सिंपल सी चीज बताता हूं। ये देखिए, ये है 2 गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स ऐसे हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स हुए स्वेल, स्टोमेटा हुआ ओपन, स्टोमेटा जो स्मॉल पोर्स थे, और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया अंदर। गार्ड सेल क्लोज, नो कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर। गार्ड सेल ओपन, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स, ऑक्सीजन गेट्स आउट। समझे? तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द प्लांट, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस इन द लीफ। लोअर एपिडर्मिस मतलब नीचे की तरफ भी एपिडर्मिस है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सनलाइट आ गया। अब क्या चाहिए? अब चाहिए आपको, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से और थोड़ा डिटेल दिखा रहे हैं यहाँ पे कि भाई मैंने जो आपको समझाया कि भाई ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा, क्लोज है तो नहीं आएगा। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल इज विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये मैं आपको आगे बताता हूं कैसे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखते हैं यहाँ पे, प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा से जो गैस अंदर आए वो सब सेल्स को मिल जाएगा। सी एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल द सेल्स गेट व्हाट? एयर। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन में। बाहर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन अंदर आना चाहिए, बिकॉज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है ना। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ जाता है, ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। चलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स देखते हैं हम लोग, अच्छे से इस बात को समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं अगर इस चीज को कि भाई नाइट के समय में, ड्यूरिंग नाइट व्हाट हैपेंस इज, ड्यूरिंग नाइट प्लांट डज नॉट गेट सनलाइट। जब सनलाइट मिल ही नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस का तो कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट बेचारा क्या करे? प्लांट को करना क्या पड़ेगा? प्लांट के पास जो पहले से फूड था उसको ब्रेक डाउन करेगा। जब फूड ब्रेक होगा तो CO2 बनेगा, और CO2 बेचारा प्लांट क्या करेगा? रात को निकालता रहेगा। Now plant releases CO2 during night, and during day what they will do is they will utilize that CO2 for again photosynthesis। कितनी स्मार्ट मूव है ना कि रात को आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, दिन को उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया। तो आप बोलोगे सर यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ भी यही होता होगा कि भाई ड्यूरिंग नाइट दे रिक्वायर ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग डे दे पास आउट दैट ऑक्सीजन। हाँ बात सही है, पर क्योंकि प्लांट में 80% ऑफ द प्लांट टिश्यू इज डेड, तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कई गुना ज्यादा है जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है उससे, इसीलिए हमें वो ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। प्लांट बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है प्लांट के पास, ठीक है।
चलिए, तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब हम भाई देखिए, ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये उसके रूट्स हैं। रूट्स, मैं वाटर का एक बार आपको आइडिया दे दूं, वाटर रूट्स को ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, रूट्स वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगे और ये वाटर विल कम इनटू द लीफ। लीफ में आएंगे कहां पे? ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स में ये वाटर आएंगे। ये वाटर जैसे ही गार्ड सेल में आएगा, गार्ड सेल विल स्वेल। गार्ड सेल जैसे ही स्वेल होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। बेस्ट इजी वे, एक तो पानी चाहिए और उसी पानी की वजह से आपने स्टोमेटा को भी ओपन एंड क्लोज करवा दिया। क्या ये होता है स्मार्ट मूव? नेचर हमेशा एनर्जी कंजर्व करता है, याद रखना, एंड दैट इज व्हाट एनर्जी कंजर्वेशन हियर इज। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको गार्ड सेल ओपन करने के लिए, पानी से ही काम कर लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा कि पानी भी कैसा आएगा इसके बाद। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन वाटर? प्लांट ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। ऑस्मोसिस का प्रोसेस होना चाहिए, बट डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन इज स्पेशल, ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, राइट? ठीक है, चलिए, तो अब स्टेप्स देख लेते हैं। पानी आ गया, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, हाँ। सनलाइट भी आ गया, यस। अब करना क्या है? बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल हो गया। दूसरा स्टेप कन्वर्जन। अब इसको पहले सुन लीजिए, plus 4 electrons plus 1 molecule of oxygen. ये भाई थोड़े जल्दी में है, इसको पहले सुन लिया आपने। अब मैं बता देता हूं आपको। भाई आपने पहले सनलाइट अब्सॉर्ब कर लिया, सनलाइट अब्सॉर्ब करने के बाद आपने क्या किया? लाइट एनर्जी को यूज किया, जो आपके प्लांट के पास वाटर मॉलिक्यूल्स था उसको ब्रेक करने में। वाटर मॉलिक्यूल्स को आपने ब्रेक कर दिया, आपको हाइड्रोजन मिल गया। देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहां से मिल गया। बचा क्या? कुछ नहीं, CHO मिल गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, आपका काम हो गया। उसी के अंदर एनर्जी स्टोर करनी है आपने, कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब उस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये वाटर ब्रेक डाउन हुआ सेकंड स्टेप में। तीसरा स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड में आपने हाइड्रोजन ऐड कर ही दिया आखिर में, और इसी को रिडक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to a substance is called reduction. So now carbon dioxide reduced to carbohydrate. आपको पास तीनों चीजें आ गई। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं ये तीन चीजें कौन कौन सी थी। पहली चीज absorption of sunlight, कर लिया आप लोगों ने absorption of sunlight। दूसरी चीज क्या करनी है भाई? H2O को ब्रेक कर देना है, ठीक है। H2 is broken down, H मिल गया आपको वहां से। थर्ड स्टेप क्या है? CO2 में इस H को ऐड कर दीजिए। व्हाट यू विल गेट इज कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला अलग हो सकता है, C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, वो ग्लूकोज है, वो रिएक्शन है, पर आपका मेन एम CHO तो बन गया। ये तीन स्टेप है फोटोसिंथेसिस के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? तीन स्टेप इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। स्टेप्स वापस से वही मैंने जो लिखवाया, अब्जॉर्प्शन, दूसरा स्प्लिटिंग और तीसरा रिडक्शन। हो गया आपका काम खत्म। अच्छा बच्चों, यहां पे आपको एक और चीज मैं बता दूं, ये देखिए बन गया आपका CO2 H2O C6H12 O6 CO2। ये एक्स्ट्रा है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये भाई साहब जो है वो बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ये हमारे बहुत काम का है। आई कैन टेल यू दिस थिंग, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, ठीक है। हमारे जिंदा रहने के लिए तो ये चाहिए, ये भी चाहिए, पर प्लांट इसी शुगर को स्टोर कर लेगा किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस से बना शुगर जो कि ग्लूकोज, क्या है ये? ग्लूकोज। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग हियर कि भाई किस फॉर्म में प्लांट्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल्स किस फॉर्म में करते हैं आगे देखेंगे, ठीक है, पर ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। रिमेंबर दिस थिंग, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन हियर, दिस यू नीड टू रिमेंबर गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस खत्म, और प्लांट्स को क्या रॉ मटेरियल चाहिए? अब फोटोसिंथेसिस का काम खत्म हो तो और भी रॉ मटेरियल्स चाहिए फोटोसिंथेसिस के, थोड़े बहुत। नाइट्रोजन चाहिए आपको, फॉस्फोरस चाहिए आपको, आयरन चाहिए आपको, मैग्नीशियम चाहिए, सब कुछ सॉइल से मिलने वाला है। सॉइल जो है ना, आपको बता रहा हूं, वो एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है, सब कुछ है सॉइल के अंदर, बस आपको लेना आना चाहिए।
देखो नेचर ने कितना अच्छा बनाया है, हम अपनी चीजों को पिक कर सकते हैं, प्लांट चीजों को पिक नहीं कर सकते, तो प्लांट सॉइल में है और सॉइल से वो चीजें प्लांट्स के अंदर आती है। कितना यूनिक सिस्टम है, सॉइल इज लाइक अ प्लेटर टू अस, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द सॉइल, यू कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन्स बनाने के लिए। याद रखना हमारे प्रोटीन्स प्लांट के प्रोटीन जैसे नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपने प्लांट खा लिया तो आपका काम हो गया, वो प्लांट का प्रोटीन है भाई। You are not a plant, you will not be able to use his protein. You can't use plant's protein. What you need to do is you need to break down those proteins of plant in your body. जो आपने प्लांट खाया उसके प्रोटीन्स को आप तोड़ो, उस प्रोटीन्स को तोड़ने के बाद आप बनाओ अमीनो एसिड, और वो अमीनो एसिड से फिर अपने लिए खुद प्रोटीन बना लो। ये सिस्टम होता है। तो भाई ये सिस्टम करने के लिए मैं आपको बता दूं, अमीनो एसिड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है नाइट्रोजन। आपके डीएनए में भी नाइट्रोजन है, अमीनो एसिड में भी नाइट्रोजन है, इसलिए प्रोटीन में भी नाइट्रोजन है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन इतना ज्यादा हो जाए आपकी बॉडी में कि आप सर्वाइव ही ना करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नाइट्रोजन को निकालना पड़ेगा। पर प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए ना, हमें भी चाहिए ना, तो ये नाइट्रोजन सॉइल से आता है। ठीक है, और ये सॉइल से नाइट्रोजन किस फॉर्म में आता है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये है एक इंपॉर्टेंट चीज। प्लांट जो है वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज करता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये बैक्टीरिया बना देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो ये करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट को किस फॉर्म में नाइट्रोजन मिलता है, सॉइल से, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का यूज आपसे पूछ ले तो याद रखना, प्रोटीन में, अमीनो एसिड में, डीएनए में, आरएनए में, सब में नाइट्रोजन चाहिए भाई, आरएनए में भी चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई, हाउ वुड यू कंफर्म, हाउ वुड यू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप कैसे बताओगे कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कैसे बताओगे? एक एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं कैसे। क्या चाहिए आपको, एक प्लांट चाहिए जिसमें वेराइगेटेड लीव्स हो। वेराइगेटेड मतलब ये कलरफुल लीव्स दिख रहा है आपको, येलो ग्रीन, वो वेराइगेटेड लीफ। पेपर ले लो, पेंसिल ले लो, बीकर ले लो, कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि यहाँ पे आपके पास आयोडीन है, आपके पास यहाँ पे इथेनॉल है। ये पीने वाली चीज नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इथेनॉल फॉर केमिकल, इथेनॉल एज अ केमिकल इज यूटिलाइज्ड इन मेनी केमिकल रिएक्शन, हियर वी आर यूजिंग इट। ठीक है, तो चलिए देखते क्या करना है। एक पॉटेड प्लांट लीजिए जिसमें वेराइगेटेड लीफ हो और उसको 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दीजिए। जब आप 3 दिन के लिए उसको अंधेरे में रखोगे, when you will keep that plant in dark, what will plant do? It will not be able to do photosynthesis, ये तो पक्का है क्योंकि सनलाइट चाहिए। अब डार्क में रखा तो जितना बेचारे ने स्टार्च स्टोर किया था वो यूज कर लेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी-स्टार्चिंग। What we will say, डी-स्टार्चिंग। Again, you kept the potted plant in dark for 3 days and the plant utilized all the starch. That process is known as डी-स्टार्चिंग। अब प्लांट के पास स्टार्च नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेप, इट इज देन प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब बेचारे को अंधेरे से निकालिए, फिर से रख दीजिए सनलाइट में 6 घंटे के लिए। इट विल डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, न्यू स्टार्च विल बी फॉर्म्ड, राइट। अब आपको पता चलने लगेगा चीजों को। प्लक अ वेराइगेटेड लीफ, एक वेराइगेटेड लीफ निकाल लो। ठीक है, वो वेराइगेटेड लीफ निकाला आपने उस पॉटेड प्लांट में से। अब उसके ऊपर एक पेपर रखो, यूज कर सकते हो बटर पेपर को भी। आपको ट्रेसिंग करनी है, जहां जहां पे आपको ग्रीन पार्ट दिखे वहां वहां पे आप ट्रेस कर लो। जैसे कि ये आपको प्लांट दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं। मान लो ये लीफ हमने प्लग किया, ठीक है। अब ये लीफ जब आप प्लग करते हो तो इस लीफ के ऊपर आप रख दो क्या, आप रख दो बटर पेपर या पेपर नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल पेपर रखो और उसके बाद आउटलाइन बनाओ जहां जहां पे ग्रीन पार्ट दिख रहा है, तो आपके पेपर पे ये आउटलाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है, ऐसे एक आउटलाइन मिल जाएगी आपको आपके पेपर पे। अब ये पेपर आप अलग से संभाल के रख दो, ये आपको प्रूफ करने के लिए कि यहां पे कुछ प्रेजेंट है। देखेंगे क्या, पर ये ग्रीन पार्ट वाला जो आपने ये स्केच किया उसको अलग कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, अब करना क्या आपको, डिप द लीफ। अब वो लीफ लो, पेपर नहीं लीफ लो। उस लीफ को क्या करो, बॉइलिंग वाटर में डाल दो। जब बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेचारा किल हो जाएगा। Although it is non-living thing, but plasma membrane will lose its permeability, lose its activity. ठीक है, तो वो डीनेचर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खराब तो क्लोरोफिल जो है वो बाहर आने लगेगा। अब बाहर आ रहा है क्लोरोफिल, अब क्या करो, आप उस बॉइलिंग वाटर से लीफ को निकालो, अल्कोहल में डाल दो। अल्कोहल में जैसे ही डालोगे तो अल्कोहल का कलर हो जाएगा ग्रीन। क्यों, अल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट, क्लोरोफिल सब उसमें मिक्स हो गया। प्रूव करने के लिए भाई देखो क्लोरोफिल बाहर आ गया, वी नीड टू प्रूव इट। ठीक है, याद रखना बच्चों, एक कॉशन बता रहा हूं यहाँ पे,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना चाहिए कि क्लोरोफिल को देखने के लिए आपने अल्कोहल यूज किया। अल्कोहल को डायरेक्ट गैस पे नहीं रख सकते, आप गर्म पानी रखिए, उसके अंदर अल्कोहल का बीकर रखिए, फिर उसमें लीफ डालिए। यू कांट डायरेक्टली पुट अल्कोहल ऑन फ्लेम, राइट? दैट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या किया, लीफ को लिया, बॉइलिंग वाटर में डाला, बॉइलिंग वाटर से आपने फिर उसको अल्कोहल में डाला, बॉइलिंग अल्कोहल में डाला, सारा क्लोरोफिल डीकलराइज हो गया, मतलब लीफ डीकलराइज हो गया, क्लोरोफिल बाहर है। अब क्या करना है, देन द लीफ इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। जैसे ही आयोडीन में डालेंगे, आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, रिएक्शन करता है, जिससे जहां जहां पे स्टार्च होगा ना वो कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लूइश ब्लैक। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए, स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है बच्चों, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये मान लीजिए स्टार्च है ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये ज्यादा इजी है आपके लिए, ऐसा है स्टार्च। होगा क्या, जहां जहां पे स्टार्च है वहां पे बीच बीच में आपको स्पेस दिख रहा है। इस स्पेस में क्या होगा पता है? इस स्पेस में आपको क्या स्टोर हो जाएगा? ये आयोडीन फंस जाएगा यहाँ पे ऐसे, और एक कॉम्प्लेक्स दिखेगा जिसका कलर होगा ब्लूइश ब्लैक। कैसा होगा? ब्लूइश ब्लैक। सो स्टार्च के अंदर आयोडीन ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। सो टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, और आपको कलर चेंज देखना है। यू विल सी द कलर चेंज कि जहां जहां पे ग्रीन रीजन था वहां पे ब्लूइश ब्लैक रीजन दिखेगा, एंड दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, द लीफ हैज टू टाइप्स ऑफ पैचेस, ब्लूइश ब्लैक एंड येलो। ब्लूइश ब्लैक एरिया में स्टार्च है, येलो में स्टार्च नहीं है। ब्लूइश ब्लैक एरिया are the ones which were green previously, while non-green areas remain pale. See, chlorophyll is essential. आ गया, chlorophyll essential है। क्यों chlorophyll essential है भाई? जहां जहां पे green area वहीं पे स्टार्च बना है, देख लो। ठीक है, तो ग्रीन एरिया मतलब क्लोरोफिल का प्रेजेंस। ठीक है, तो कंक्लूजन आ गया आपके पास। ये देखो, ये जहां जहां पे आपने स्केच किया था ना वहां पे आपको ब्लूइश ब्लैक कलर दिखने लगेगा। सो द एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरियाज, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ प्रोड्यूसेस स्टार्च बाय द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इससे पता चलता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक बार एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट में समझ लेते फिर से फटाफट। आपने क्या किया, वेराइगेटेड लीफ लिया, वेराइगेटेड लीफ वाले प्लांट को आपने 3 दिन अंधेरे में रखा, अंधेरे से निकाला, 6 घंटे उजाले में रखा, सनलाइट में रखा, फोटोसिंथेसिस हुआ। उसके लीफ को आपने प्लग किया, लीफ को प्लग किया, उसके बाद जहां जहां पे ग्रीन एरिया है वहां पे आपने स्केच कर लिया। ये स्केच करने के बाद आपने लीफ को बॉइलिंग वाटर में रखा, फिर अल्कोहल में रखा, अल्कोहल में रखने के बाद उसको निकाला, आयोडीन में रखा। आयोडीन में जैसे ही डालोगे ब्लूइश ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो प्रूव करता है कि जहां पे ब्लूइश ब्लैक कॉम्प्लेक्स बना वहां पे क्लोरोफिल था। ग्रीन वाला एरिया अब ब्लूइश ब्लैक है, मतलब जहां जहां पे क्लोरोफिल था वहां पे स्टार्च बना है। एंड दैट इज व्हाई chlorophyll is important for photosynthesis, guys. This is proven, very important thing here is proven. We have proved a very good thing. Now this is another activity 5.2. ये शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कुछ नहीं करना, ऐसे बेल जार ले लो, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स ले लो बेचारों को, ठीक है, ये ले लो बर्नर, वैसलीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल और बीकर। ठीक है, करना क्या है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। 2 पॉटेड प्लांट लो, उनको अंधेरे में रख दो। फिर से डिस्टार्चिंग कर ली। What is discharging? Discharging is the process by which all the starch of a plant is being forcefully utilized because we have kept them in the dark. Place the potted plant on glass. ठीक है, ग्लास प्लेट पे रखिए। उसके बाद उस पे एक ग्लास, यहाँ पे एक आपको छोटा सा प्लेट लेना है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है। प्लांट रखा, उसके बाजू में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, बेलजार रखा, और नीचे से वैसलीन लगा के सील कर दो उस भाई साहब को। सेम चीज यहाँ पे करो, बट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मत रखो। ए वाले में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बी वाले में नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत खतरनाक चीज होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब इस भाई साहब को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं। When this plant will not get carbon dioxide, फोटोसिंथेसिस का कोई चांस ही नहीं बनता भाई। देखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। Both the plants are kept in sunlight for 2 hours. Plug the leaf from each plant. अब दोनों से लीफ निकालिए और चेक कर लीजिए कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। स्टार्च चेक करने के लिए आपको सिर्फ आयोडीन में डालना है। याद है ना प्रोसेस पिछले वाले एक्सपेरिमेंट का? आयोडीन में डाला तो भाई जहां स्टार्च होगा ब्लूइश ब्लैक दिखेगा, जहां स्टार्च नहीं होगा ब्लूइश ब्लैक नहीं दिखेगा। ए वाले प्लांट में आपको ब्लूइश ब्लैक दिखने वाला नहीं है, क्योंकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड किसने अब्सॉर्ब कर लिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने कर लिया।
इसमें ब्लूइश ब्लैक दिखेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यहां पे नहीं है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, दैट इज व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो सी ऑब्जर्वेशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना वाला, विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला ब्लूइश ब्लैक दिखेगा, बाकी वाला नहीं दिखेगा। कंक्लूजन, बी वाला जो है उसने स्टार्च सिंथेसाइज किया, दैट हैज अंडरगॉन फोटोसिंथेसिस, ए डज नॉट शो एनी साइंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपका खत्म होता है फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ओवर गाइस। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से एक बार सुन लेते हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि भाई रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या है। दूसरा, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स कैसे होता है, जब पानी एंटर करता है तो गार्ड सेल स्वेल होता है, वो वाला। ठीक है, थर्ड, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आपको याद रखना है, गार्ड सेल्स याद रखना है। चौथा, आपको क्या याद रखना है कि भाई कैसे प्रूव करोगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा याद रखेंगे और दूसरा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन खत्म, प्लांट्स की बात खत्म, अब हम इंसानों की बात करेंगे और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। वी आर जंपिंग इनटू फ्रॉम प्लांट्स वी आर जंपिंग इनटू ऑर्गेनिजम्स। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं। ठीक है गाइस, चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, आई होप ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपको क्लियर है। अब बात करते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। ये देख रहे हो, ये भाई साहब दौड़ रहे हैं, क्यों, किसके पीछे दौड़े थे आपने देखा होगा, वो है शिकार। दिस ऑर्गेनिज्म नीड्स टू ईट दैट ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वो प्लांट नहीं है, उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया। एन ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रोफिक। अब वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड देन ब्रेक इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यूजिंग बायोकैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। ये इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स क्या है। देखिए भाई एंजाइम्स क्या है मैं बता दूं आपको। एंजाइम्स केमिकल सब्सटेंसेस है बच्चों, ये एंजाइम्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस है। अब करना क्या है, देखिए आप खाना खाओगे, आप खाते हो इतनी बड़ी सी रोटी और आपका सेल होता है इतना सा, ठीक है। दिस मच स्मॉल सेल कैन नॉट टेक दिस मच बिग चपाती यार, दैट इज ट्रू राइट। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ब्रेक डाउन दिस चपाती बाय, यू विल से सर हम तो वो तो दांत से कर लेते, सही बात है, पर फिर भी वो इतना छोटा तो नहीं बनता कि इसके अंदर जा पाए। So this complex substance needs to be formed into smaller substances, और ये कोई दांत से नहीं होने वाला। This process is done by an enzyme. Enzymes are biocatalysts which speeds up the reaction. So biocatalyst breaks down complex substances. Enzymes breaks down complex substances into simpler forms so that all cells of our body can absorb it. ठीक है, तो ये एंजाइम है। और ये जानवर इसलिए दिखाया था हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन समझाने के लिए। तो अब देखते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। पहला पैरासाइट, दूसरा होलोजाइट, तीसरा सैप्रोफाइट। पैरासाइट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए सैप्रोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं बच्चों? सैप, सैप मतलब लिक्विड, ठीक है। ये फंगस होते हैं ज्यादातर। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म। रिमेंबर, दोज ऑर्गेनिज्म which breaks down complex substances into simpler forms outside their body are called heterotrophs। जैसे कि ये फंगस क्या करेगा, ये पेड़ पे ग्रो हो रहा है, फंगस केमिकल रिलीज करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा और ये पेड़ का जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करेगा बाहर ही, और फिर उस सिंपल चीज को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। सो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच शोज डाइजेशन आउटसाइड देयर बॉडी आर आल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स। याद रखना, पूछेंगे which of the following organism shows heterotrophic nutrition, which of the following organism shows digestion outside their body? फंगस हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, याद रखना। और हेटेरोट्रोफ्स में कौन से? सैप्रोफाइट्स। चलिए दूसरा पैरासाइट्स। पैरा अदर, दूसरे, साइट्स दूसरे की जगह पे रहने वाले। मेरे अंदर कोई, मेरे शरीर में कोई आके रहे तो वो पैरासाइट है। अच्छा दूसरी बात, जब वो मेरे शरीर में रह रहा है तब मुझ में से ही सारा न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करता रहेगा और जिंदा रहेगा।
So parasites live inside the host or on the surface of the host and takes energy, nutrients, everything from them. And बदले में क्या देता है? दुख, दर्द, पीड़ा. All the problems caused by parasites will be shown as a symptoms to us. But remember guys, parasite never wants to kill us. अगर वो हमें मार देगा तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगी? तो ये यूएसपी है उसकी, याद रखना. Parasite never wants to kill the host. याद एक और चीज रखनी पड़ेगी तब तो आपको, क्या कि भाई पैरासाइट्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन द होस्ट. पैरासाइट ये है तो होस्ट ये है, ठीक है. सी सम ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्रॉज न्यूट्रिशन फ्रॉम देम. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट. पैरा मतलब अदर, साइट, ठीक है. होस्ट आर ऑलवेज लार्जर देन द पैरासाइट. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. ऑलवेज रिमेंबर, पैरासाइट never kills the host. Never kills the host. Purposefully, जानबूझ के नहीं मारता. जब न्यूट्रिशन लेते जाएंगे तो ऑब्वियसली वो मर जाए तो अलग बात है, ठीक है बच्चों. चलिए, लाइस, लीचीज, ये भाई साहब को याद रखना. अमर बेल नाम है इनका. प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है? प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल है अमर बेल. इनको इंग्लिश में कस्क्यूटा बोलते हैं. कस्क्यूटा, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. व्हाट इज द नेम ऑफ पैरासाइट? प्लांट पैरासाइट, कस्क्यूटा और अमरबेल, ठीक है बच्चों. ये भी याद रखना है आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन. वी, अमीबा, पैरामेशियम, all these organisms shows holozoic mode of nutrition. क्या होता है holozoic mode of nutrition? खाना खाया, ब्रेक किया मतलब डाइजेस्ट किया, अब्सॉर्ब किया, यूज किया और वेस्ट जो नहीं डाइजेस्ट कर पाए उसको रिमूव कर दिया. ये 5 स्टेप हो गया आपका holozoic nutrition खत्म. डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. कौन कौन शो करता है? अमीबा शो करता है, पैरामेशियम शो करता है. पैरामेशियम चप्पल जैसा नहीं दिख रहा, इसको स्लीपर एनिमल क्यूल बोलते हैं बायोलॉजी में. स्लीपर चप्पल जैसा, एनिमल क्यूल छोटा एनिमल, स्लीपर एनिमल क्यूल. अमीबा, हम खुद, ये सब क्या शो करेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सम ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इनसाइड देयर बॉडी एंड डाइजेस्ट इट्स. दीज आर कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं तो वो अपने सरफेस को यूज कर लेते हैं, हम अपने हाथों को यूज करके खा लेते हैं. बस इतना ही फर्क है, ठीक है. सो दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड. न्यूट्रिशन इन अमीबा देखते हैं. अब न्यूट्रिशन इन अमीबा में, अमीबा इज अ वेरी सिंपल एनिमल, ठीक है. उसके पास ना हाथ है ना पैर है. इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. इट डज नॉट हैव ऑर्गन्स. सो व्हाट डज इट डू? इट लिव्स इन वाटर, ठीक है. सो वाटर इज अ गुड सरफेस फॉर मूवमेंट, राइट. सो दे लिव इन वाटर एंड व्हाट डू दे डू इज whatever food is present in water, they will try to absorb that food first into their body, ठीक है. तो this is amoeba. अमीबा फूड के पास जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोपोडिया. फूड के पास गया, अंदर ले लिया फूड वैक्यूल के. फूड वैक्यूल में फूड को डाइजेस्ट किया गया. डाइजेस्ट करने के बाद सब फूड बाहर निकल गया अमीबा में, शरीर में आ गया उसके साइटोप्लाज्म में. एंड द अमीबा ग्रोज एंड व्हाटएवर वेस्ट प्रोडक्ट वाज देयर इज रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है. अगेन इंजेशन, खाना खाया, फूड के पास गए, इंजेस्ट किया. डाइजेशन, ब्रोकन डाउन. एब्जॉर्प्शन, फूड बाहर निकल गया साइटोप्लाज्म में. एसिमिलेशन, अमीबा ग्रो हो गया क्योंकि उसने फूड को यूज किया. एक्सेस वेस्ट बाहर निकाल दिया. इजेशन. इसको याद रखने का तरीका बताता हूं बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये याद रखना. इसको आप ऐसे याद रखिए, इंडिया बस एक. अब एक की स्पेलिंग में मैं जी लिख रहा हूं क्योंकि वो इजेशन है, बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंडिया बस एक, ठीक है. इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. 3 मार्क का क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये डायग्राम, इंजेशन शो करता है, फूड के पास जा रहा है. डाइजेशन शो करता है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है. अब्जॉर्प्शन, फूड निकल गया साइटोप्लाज्म में आ गया फूड वैक्यूल से निकल के. एसिमिलेशन, अमीबा खुद ही ग्रो हो गया, दिख रहा है कि यूज कर लिया. इजेशन, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर. इंडिया बस एक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये निमोनिक्स कीस्टोन में मिलते हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम, पैरामेशियम है ना, ये ज्यादातर पूछते नहीं है, पर पूछ लिया तो हम पढ़ लेते हैं। पैरामेशियम जो है वो स्लीपर जैसा दिखता है, इसलिए स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं। और उसके सरफेस पे ये आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो? आप इसको बोलते हो सीलिया। सीलिया, ये सीलिया है। ये सीलिया है ना, वो ओर लाइक स्ट्रक्चर, ओर समझ में आता है आप लोग को? वो जब हम छोटे से बोट पे बैठते तो वो दो चप्पू नहीं होती जिससे हम पानी को मूव करते तो हमारा बोट आगे बढ़ता है, वैसे ये सीलिया है। सीलिया क्या करता है ना, आजू बाजू के फ्लूइड को मूव करता है। ये पैरामेशियम के आजू बाजू जो फ्लूइड है उसको मूव करता है, जिससे ये खुद भी मूव कर पाते हैं। अच्छा, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, जब वो पानी मूव कर रहा होता है तो पानी में जो फूड होता है ना वो आ जाता है इनके शरीर के पास, और यहां पे होता है इनका माउथ, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम। ये जैसे ही ये इसने विप किया, फूड यहां पे आ गया और साइटोस्टोम से अंदर घुस गया। ठीक है, ओरल ग्रूव भी बोल सकते हो आप उसको। अब अंदर आ गया, फिर सेम प्रोसेस है अमीबा, फूड वैक्यूल बनेगा, उधर डाइजेस्ट होगा, एसिमिलेट होगा, एंड देन इट इज अब्सॉर्ब्ड एंड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड। ठीक है, देखिए एंडोप्लाज्म में आ गया, मतलब साइटोप्लाज्म जो उसमें आ गया। ठीक है, सो ये अमीबा, ये पैरामेशियम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर नहीं पूछते, अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है। दोनों में डिफरेंस याद रखो। अमीबा फूड के पास जाता है, पैरामेशियम फूड को अपने पास लाता है। अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, पैरामेशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया। फूड दोनों में शरीर के अंदर आया, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन हुआ। ठीक है, वहां पे फूड वैक्यूल बना, यहां पे फूड वैक्यूल की जरूरत नहीं पड़ी। बस चलिए आगे हमारा मेन वी, ह्यूमंस। ह्यूमंस के केस में न्यूट्रिशन कैसे होता है? कितना प्यारा सा बच्चा है वो, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और अब इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़े इसको। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए भाई, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूं। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन चालू होता है माउथ से। ठीक है, और फूड का जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, जो अपना इजेशन है, उसको हम रिमूव करते हैं एनस से। माउथ से लेकर के एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। मैं यहां पे लिख देता हूं, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से एनस तक। ठीक है, ये रहा माउथ, ये रहा एनस, मान लो ये लॉन्ग ट्यूब जो है पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल। पर बच्चों एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट बात में नहीं है, स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर इतना सीधा नहीं है। ये स्ट्रक्चर, ये देखिए आप, ये आया और ये अंदर से ऐसा 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 मूव किया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे करके ऐसे है तो ट्यूब ही, इसलिए इस पूरे ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, सो अब इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है वो देखेंगे। उससे पहले अब देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। बात हो गई है भाई, विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। अब इसके साथ साथ सिर्फ इतने ही ऑर्गन्स नहीं है, ये भी तो है लिवर, ये भी तो है पेनक्रियाज, इनकी भी इंपॉर्टेंस होती है। तो वो एक्सेसरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड भी होते हैं, यहाँ पे दिखाया नहीं है पर होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, तो आपको एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है वो भी यहीं पे लिख देता हूं, तो आपको याद रहेगा। चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है? इट स्टार्ट्स विथ माउथ, देन गोज इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स की खासियत बच्चों ये है कि ये फूड एंड एयर दोनों का कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स से आया ईसोफेगस, ईसोफेगस से आया स्मॉल स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये हो गया आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, पूरा एलिमेंट्री कैनाल इसी में आता है। डाइजेशन का काम इधर ही होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में। माउथ में फूड का क्या होता है? जैसे ही आपने खाना खाया तो माउथ में जाने वाला है सबसे, माउथ इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड फॉर योर बॉडी। ठीक है, माउथ इज द एंट्री पॉइंट फॉर ऑफ फूड इन द बॉडी। माउथ में क्या क्या है? टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। सलाइवरी ग्लैंड्स एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे ना मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में नहीं है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में नहीं है, ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में। ये आपको याद रखने जैसी चीज है, ये अच्छी चीज है, आपको जो सीखनी चाहिए कि सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में नहीं है, ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे माउथ में। ठीक है, ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज इन आवर माउथ। तो ये माउथ है,
यहाँ पे ये टंग है, ये टीथ है, और यहाँ पे ओपनिंग्स होगी, इसकी जीभ के नीचे होगी, इधर होगी, ठीक है। ये ओपनिंग्स है सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी ग्लैंड तो यहाँ है, देखिए ना, ये पैरोटिड है, ये सब मैंडिबुलर है, ये सब लिंगुअल, ये यहाँ से सब कुछ माउथ में आ रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना। चलिए, ये 3 चीजें याद रखेंगे आप। और टीथ के बारे में एक और चीज याद रखिए, टीथ में क्या क्या होता है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। फॉर्मूला ये ICPM याद रखिए, ICPM खत्म, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउथ में होना क्या है, होगा क्या, टंग है, टीथ है। टीथ फूड को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, अगेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ is called mastication. Large chunk of food is broken down into smaller bits. ठीक है। टंग क्या करेगा, इस फूड को रोल करेगा, मिक्स करेगा, किसके साथ, सलाइवा के साथ। सलाइवा और फूड मिक्स हो रहा है, अब वो फूड सॉफ्ट हो गया है, फूड को हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, BOLUS, बोलस। देखते हैं आगे। द फूड इज क्रश्ड इनटू स्मॉलर पीसेस इन द माउथ, मैस्टिकेशन। सलाइवरी अमाइलेज, अब ये सलाइवरी अमाइलेज आया कहां से, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, याद करो, एंजाइम सर बायोकैटलिस्ट, ठीक है, जो लार्ज फूड को स्मॉलर फूड में बनाता है, ठीक है। तो हुआ क्या, अब देखते हैं होगा क्या, बहुत सिंपल है, मैस्टिकेशन हुआ। सलाइवरी अमाइलेज कहां से आया, सलाइवरी ग्लैंड से आया। सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवरी अमाइलेज आया, उसने क्या किया, स्टार्च जो हमारे खाने में था उसको ब्रेक डाउन करके बना दिया माल्टोस। क्या बना दिया, माल्टोस। आपके टेक्स्ट बुक में माल्टोस वर्ड नहीं दिया, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है सिंपल शुगर। आप ये भी लिख सकते हो, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। याद रखो एक और बात बच्चों, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं, यहां पे सिर्फ 30% ही स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ, अभी भी 70% स्टार्च वैसे का वैसे ही है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आगे जब पढ़ोगे तो आप एक और जगह पे अमाइलेज पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज मत होना कि वो अमाइलेज भी क्या सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है, नहीं भाई, अमाइलेज और भी जगह पे होता है हमारे बॉडी में, पेनक्रियास से भी आ सकता है, ठीक है। तो 30% स्टार्च ही ब्रेक डाउन हुआ माउथ में सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवरी अमाइलेज से, ठीक है, 70% अभी बाकी है, ये याद रखना समझने के लिए। टंग ने क्या किया, मिक्स कर दिया फूड को सलाइवा के साथ, अब बन गया आपका बोलस। क्या बन गया, बोलस। यहां तक हमने आपको बता दिया था भाई। अब ये बोलस को आप क्या करोगे, क्योंकि बोलस सॉफ्ट है ना तो इजीली स्वेलो हो सकता है, ठीक है। तो बोलस को आप स्वेलो कीजिए, मैं थोड़ा पानी स्वेलो कर लूं साथ साथ में, ठीक है। तो हुआ क्या था, फूड इज क्रश्ड इनटू स्मॉलर पीसेस, फिर से बोल रहा हूं, मैस्टिकेशन बोलते हैं इसको। मैस्टिकेशन के बाद सलाइवरी अमाइलेज हुआ मिक्स हमारे फूड के साथ, ठीक है। स्टार्च वाज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर कॉल्ड माल्टोस, अब बन गया बोलस, सॉफ्ट फूड इज स्वेलोड। स्वेलोड फूड जो होगा वो फेरिंग्स में जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा, सलाइवा का क्या रोल है डाइजेशन में। सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सलाइवा के अंदर होता है क्या, सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज जो है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इस सिंपल शुगर का नाम है माल्टोस, ठीक है बच्चों। तो ये है फंक्शन सलाइवरी अमाइलेज का, ये सलाइवा में होता है। साथ साथ में सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम करके एक कंपाउंड होता है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आता है। टेक्स्ट बुक में नहीं है बट इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हो कि 3 मार्क का या 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट तो लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया, मैंने आपको बता दिया स्टार्च को माल्टोस बनाता है सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। सलाइवा जो है माउथ को क्लीन भी रखता है, ठीक है, च्यूइंग में भी हेल्प करता है। क्लीन किस लिए रखता है भाई, कैसे रख सकता है, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम, व्हाट डज लाइसोजाइम डू, लाइसोजाइम विल किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, ठीक है बच्चों। चलिए ये थोड़ा जानने के लिए, इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज अ बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स वी हैव मोर टू नो। मोर टू नो में डेंटल कैरीज के बारे में जानना है।
डेंटल कैरीज क्या होते हैं? दांतों का सड़ना, टूथ डीके इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज में होगा क्या, ये आपका जो हार्ड एनामल है और डेंटिन है, यहां पे फूड के चंक्स रह जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपके दांतों के सरफेस पे फूड के चंक रह जाएंगे तो ये चंक जो है वो वैसे के वैसे अटक जाएंगे। अब इस चंक को क्लीन करना मुश्किल हो जाता है, सलाइवा वहां तक पहुंच नहीं पाता, बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं, फिर दांत जो हमारा है वो सड़ने लग जाता है। माउथ विल स्टिंक, टीथ विल बिकम सॉफ्ट एंड अल्टीमेटली यू विल हैव टू गेट द टीथ रिमूव्ड, ठीक है। तो इसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। सी, डेंटल कैरीज इज नथिंग बट टूथ डीके कॉज्ड बाय ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनामल। एनामल जो है वो सॉफ्ट होता जा रहा है। बिगिंस विद बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर, प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट सॉफ्टन्स द एनामल। एनामल सॉफ्ट हो गया, दांतों का एनामल सॉफ्ट हो गया तो फूड जो है और अंदर पिक करेगा, बैक्टीरिया और अंदर पिक करेगा, दांत सड़ जाएंगे। सलाइवा पहुंच नहीं पाता, ब्रशिंग हेल्प कर सकता है पर ब्रशिंग से भी कुछ होगा नहीं, प्लाक और रिमूव होगा, ठीक है। और अनट्रीटेड रहा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पूरे दांत को खराब कर देंगे, पल्प खराब कर देंगे, इन्फेक्शन कर देंगे, तो दैट इज अ डेंजरस सिचुएशन, ठीक है बच्चों। चलिए, ये वैसे तो पूछा नहीं जाता बट मोर टू नो आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। माउथ से फूड गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ को कनेक्ट करता है स्टमक से, ठीक है। द बोलस नाउ एंटर्स द ईसोफेगस। ईसोफेगस में कुछ नहीं होता, फूड मूव करता है सिर्फ, ठीक है, थ्रू द फेरिंक्स। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्सिस? Rhythmic contraction and relaxation of alimentary canal is called peristalsis. Peristalsis किस काम आने वाला है? मूवमेंट ऑफ फूड की। देखिए यहाँ पे आपको मैं अगर वापस से दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे फूड है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो फूड आगे बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन फूड आगे बढ़ा। ऐसे ट्यूब से हम लोग टूथपेस्ट नहीं निकलते, दबाते तो टूथपेस्ट आगे निकल जाता है, वैसा, ठीक है। ये स्पिंक्चर क्या होता है भाई? ये स्पिंक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बात बताइए कि माउथ से फूड फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से आगे बढ़ेगा, ये फूड का जो मूवमेंट है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। आप खाना खा लेते, खाना खाने के बाद मैं आपको उल्टा कर दूं, आप वॉमिट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि फूड बाहर नहीं आ रहा। स्पिंक्चर एक वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर है जो फूड को रेगुलेट करता है, फूड के मूवमेंट को। मसल्स होते हैं जो फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए ये स्पिंक्चर्स दिख रहा है आपको, छोटा सा ये स्पिंक्चर है जो फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। कहां पे होता है? हर दो ऑर्गन के बीच में, एक्सेप्ट माउथ और फेरिंग्स। माउथ और फेरिंग्स के बीच में कोई स्पिंक्चर नहीं है, फेरिंग्स और ईसोफेगस के बीच में है। तो फेरिंग्स से जो फूड ईसोफेगस में गया वो कंट्रोल्ड होता है। ईसोफेगस से स्टमक में भी जाएगा तो फूड स्पिंक्चर के थ्रू जाएगा, कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। सो स्पिंक्चर्स आर सर्कुलर मसल दैट एक्ट्स एज वॉल्व्स अलाउइंग पर्टिकुलर एरियाज ऑफ द फूड टू ओपन एंड क्लोज, ऑफ द बॉडी टू ओपन एंड क्लोज, ठीक है। चलिए स्टमक पे आते हैं। स्टमक क्या है? एक जे शेप्ड ऑर्गन है, मस्कुलर बैग है, ठीक है। और इस मस्कुलर बैग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, फूड स्टोर भी होता है थोड़ी देर के लिए, प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी होना इसी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है स्टमक। मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक contains gastric glands. Glands are those cells which secretes chemical substances. Important. Glands are those cells which secretes chemical substances. These cells are present in the wall of stomach. So stomach will secrete chemical substances. 3 तरीके के chemical substances stomach release करने वाला है, HCl, mucus और पेप्सिनोजेन। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। तो HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन रिलीज किया स्टमक ने। अब इन तीनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। स्टमक का दूसरा नाम गैस्टर है, तो जो भी गैस्टर से वर्ड रिलेटेड है वो स्टमक का है, ठीक है। चलिए, अब ये पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl। HCl के हेल्प से पेप्सिनोजेन विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन को ब्रेक करके डाइजेस्ट कर देगा, छोटे पीसीज में बना देगा। अमीनो एसिड नहीं, अभी बाकी है वो। चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे HCl क्या करता है? एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, पेप्सिनोजेन पेप्सिन बन जाता है।
इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज अब काम नहीं कर सकता, सिर्फ माउथ तक ही उसने काम किया। किल्स जर्म्स, वो भी अच्छी बात है, HCl बचा रहा है। प्रिवेंट्स फर्मेंटेशन इन द स्टमक, फर्मेंटेशन नहीं होता, नहीं तो आपकी बॉडी खुद ही अल्कोहल बनाने लग जाती। ठीक है, चलिए फंक्शन ऑफ पेप्सिन देखिए, पेप्सिन ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, छोटे मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन से छोटे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। मैं आपको लास्ट में पूरा ये फॉर्म दिखाऊंगा टेबुलर फॉर्म में। फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है HCl से, क्योंकि HCl भाई एसिडिक है, हमारा वॉल ही है स्टमक का, वो बेचारा अगर वही एसिड से जल जाए तो क्या ही फायदा, तो म्यूकस बचा लेता है। ठीक है, चलिए व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, मैंने आपको बता दिया है। पेप्सिन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा, सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी इनहिबिट होगी, फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया भी किल हो जाएंगे, ये सारे फंक्शंस है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। अब जो हमारा फूड है बच्चों, एक पॉइंट यहां पे मैं आपको बता दूं, स्टमक को मैं एक बार आपको ग्लैंस दिखा दूं एक बार फिर से, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। बच्चों माउथ के अंदर क्या हुआ, माउथ के अंदर जो हमारा स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, माल्टोज में। फूड कहां चला गया, माउथ से, उसके बाद हम बात करते सीधा स्टमक की, क्योंकि बीच में तो कुछ हुआ नहीं। स्टमक में क्या हुआ, प्रोटीन जो है वो बन गया है पेप्टाइड और पेप्टोन, याद रखना अभी तक ये हुआ है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, यहां पे से जो फूड गया उसको हमने बोला बोलस, सलाइवरी अमाइलेज मिक्स था। स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं काइम। काइम एसिडिक होता है क्योंकि एसिड मिक्स हो चुका है, काइम। बोलस में स्टार्च वाज ब्रोकन इनटू माल्टोस, काइम के अंदर अब माल्टोस भी है और पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स भी है, क्योंकि अब ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काइम की बात हो गई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, देखिए मैंने आपको बोला ना, द एसिडिक फूड इज नाउ कॉल्ड काइम। काइम एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरिक स्पिंक्चर, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो स्पिंक्चर है उसको हम पाइलोरिक स्पिंक्चर बोलते हैं। ठीक है, चलिए पाइलोरिक स्पिंक्चर में से अब फूड कहां आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट फॉर डाइजेशन, रिमेंबर दिस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, ये स्लाइड आपको याद रखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन, भाई herbivores have longer small intestine whereas carnivores have smaller long intestine, क्यों? ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, हर्बीवोर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग है, कार्निवोर्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्ट है। रीजन सिर्फ एक ही है, हर्बीवोर्स हैज टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज बेस्ड फूड, प्लांट्स को खाते हैं ना, प्लांट्स का सेल जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, तो प्लांट्स वाला फूड खा रहे हैं हर्बीवोर, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, टाइम ज्यादा लगता है। हर्बीवोर्स आर मीट ईटर्स, कार्निवोर्स आर मीट ईटर्स, तो वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा क्या खा लेते हैं, भाई फूड खाना है, डाइजेस्ट करना है, क्योंकि मीट ही है तो टाइम ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, मैं एक आपको आंसर के फॉर्म में बता दूं अब ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है व्हाई डू herbivores have longer small intestine whereas carnivores have shorter small intestine? Answer is herbivores have longer small intestine because they digest cellulose based food whereas carnivores digest meat based food, hence time taken is less and small intestine is shorter. ठीक है बच्चों, याद रखना इस बात को, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार इसलिए। Small intestine is longer in herbivore than carnivore as the diet of herbivore purely consists of raw materials. Cellulose, a complex form of carbohydrate, is immensely found in them. Substance takes considerable amount to get digested. अच्छा,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नाउ. व्हाट आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? नाउ दीज आर ग्लैंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया. आई हैव टोल्ड यू ग्लैंड्स आर tissues or cells which secretes chemical substances. Tissues or cells which secretes chemical substances. यहाँ पे liver है, liver and pancreas. Pancreas and liver secretes chemical substances directly into the small intestine. ठीक है? Liver क्या secrete करता है? Bile juice secrete करता है. Liver secretes bile juice. Pancreas secretes pancreatic juice. ठीक है? Small intestine receives secretion from liver and pancreas to achieve complete digestion. देख लेते हैं यहाँ पे. ये रहा आपका लिवर. लिवर विल सिक्रीट बाइल जूस. नाउ हियर समथिंग इंपॉर्टेंट कमिंग अप गाइस, ये आपको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. बाइल जूस इज सिक्रीटेड फ्रॉम द लिवर. इट देन गेट्स इनटू द गैस्ट्रिक गॉल ब्लैडर. ठीक है, यहां पे गॉल ब्लैडर है. लिवर से सिक्रीट हुआ बाइल जूस जाता कहां पे? यहां पे गॉल ब्लैडर में. इन द गॉल ब्लैडर the bile is concentrated. Bile is concentrated. इससे efficiency बढ़ जाती है bile juice की. अब जब भी जरूरत होगी then the gall bladder will release the bile juice. Remember this thing I'm telling you. Bile is secreted by liver. It then gets into the gall bladder. In the gall bladder it gets concentrated and then comes out in the concentrated form. On the way, pancreas will also secrete pancreatic juice. Both will get mixed up and then will open into the small intestine. Need to remember this thing, right? So ये तरीका है और इसी तरीके से small intestine को ये enzymes मिलते हैं. अब भाई bile juice में होता है, bile juice में होता है bile salt और bile pigment. Bile salt बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे क्वेश्चन भी बनता है बच्चों. Bile salt is not an enzyme. याद रखना, bile salt is not an enzyme. ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको. Bile salt is not an enzyme, but still helps in the process of digestion because bile salt breaks down large fat globules into smaller fat globules so that other enzymes can act on those smaller fat globules very easily. The process is called emulsification. Emulsification एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें large fat globules को ब्रेक करके हमने बना दिया small fat globules with the help of bile salt. And remember, bile salt is not an enzyme. MCQ में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है, ये ऐसी कौन सी चीज है जो एंजाइम से ब्रेकडाउन नहीं होती. फैट. एंजाइम कौन नहीं है? बाइल सॉल्ट. रिमेंबर दिस थिंग, इंपॉर्टेंट. पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है लाइपेज, उसके बाद होता है आपको लाइपेज के साथ होगा प्रोटीएज. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है पेनक्रियाटिक जूस में. प्रोटीएज क्या होता है? तो प्रोटीएज पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को ब्रेक करने के लिए होता है. ठीक है, लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और होता है अमाइलेज. अमाइलेज, अमाइलेज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अमाइलेज इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ट्रिप्सिन भी होता है बच्चों, ट्रिप्सिन भी होता है. ये प्रोटीएज को आप याद नहीं रखो, ये हायर क्लासेस के लिए छोड़ देते हैं. ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज याद रखेंगे. ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करेगा, लाइपेज जो है वो फैट को ब्रेक करेगा, अमाइलेज स्टार्च जो 70% बचा था वो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लिवर ने क्या सीक्रेट किया? पेनक्रियाटिक जूस ने क्या सीक्रेट किया? देख लीजिए. पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट्स अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस और ये सब कुछ आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. देखिए, ये मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया था आपको. बाइल सॉल्ट ब्रेक्स डाउन large fat globules into smaller fat globules by the process of emulsification. एमल्सिफिकेशन के बाद एक एमल्सिफिकेशन तो किया ही किया. बाइल जूस ने एल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है जिसमें ट्रिप्सिन काम कर सकता है. ठीक है, तो ट्रिप्सिन को काम करने के लिए चाहिए एल्कलाइन एनवायरनमेंट, वो भी बाइल जूस प्रोवाइड करता है. और दूसरा बाइल जूस जो है वो लार्ज फैट को स्मॉल फैट बना देता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द बाइल पिगमेंट गिव्स येलो कलर टू द स्टूल. वो जो पिगमेंट था वो स्टूल को येलो कलर देता है. बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. ये इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए. लार्ज फैट is converted into smaller fat globules. ठीक है, with the help of bile salts. पेनक्रियाज के अंदर होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक अमाइलेज. ट्रिप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड बना देता है.
लाइपेज जो है वो फैट को एमल्सिफाई कर रहा है, एमल्सिफाइड फैट जो था उसको ब्रेक डाउन कर रहा है लाइपेज और फैटी एसिड बना रहा है, और अमाइलेज जो है वो स्टार्च को सिंपल शुगर बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्या होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? अब जो जो चीजें बची हैं, फाइनल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेक डाउन, ग्लूकोज बन गया स्टार्च से, माल्टोज से भी। सो स्टार्च जिससे माल्टोज बना था वो माल्टोज भी ग्लूकोज बन चुका है। प्रोटीन्स अब अमीनो एसिड्स बन चुके हैं, सब कुछ इंटेस्टाइन के जूस की वजह से। ठीक है, तो ये है आपके कुछ क्वेश्चन। फिर आता है अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। में अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बताऊं उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि डाइजेशन हो चुका है, कैसे हुआ है वो देख लीजिए। ठीक है, ये शॉर्ट में समझा रहा हूं, आपको समझ लेना चाहिए। स्टार्च converted into maltose and maltose is converted into glucose। ये खत्म हो चुका है। स्टार्च से माल्टोज 30% माउथ में हुआ था, बाकी का स्मॉल इंटेस्टाइन में 70%। अमाइलेज करता है, ये कौन करता है? अमाइलेज। अमाइलेज माल्टोज से ग्लूकोज बनाने का काम किसका है? माल्टोज से ग्लूकोज बनाने का काम है इंटेस्टिनल जूस का, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट डाइजेशन। ये वाला पार्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखना। दूसरा, आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू प्रोटीओज एंड पेप्टोन्स, एंड these peptones are then broken down into peptide, and this peptide is then broken down into amino acid। ठीक है, ये किसने किया? ये किया था आपके पेप्सिन ने, ये किसने किया? ट्रिप्सिन ने, और ये किसने किया? इंटेस्टिनल जूस ने। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स वाज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, बाइल सॉल्ट ने किया, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। Small fat globules is converted into fatty acid plus glycerol with the help of lipase। ये भी small intestine में। तो ये है आपका complete digestion का process। क्या है? Starch, maltose, glucose, protein, peptone, peptide, amino acid, large fat globules, small fat globules, fatty acid। ये लिखना आ गया ना बच्चों तो पूरा digestion आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं digestion के बाद absorption पे। अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, विलाई होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। मान लो ये ऐसे है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो यही सरफेस है, पर ऐसा हो गया, इतना सारा सरफेस मिला, तो डाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है, अब्जॉर्प्शन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज डन इन द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। ठीक है, उसमें से एक सबसे हाईली कॉइल्ड रीजन जो होता है वो इलियम होता है, बाकी के 2 है डुओडेनम एंड जेजुनम, याद रखने की जरूरत नहीं है। इलियम के अंदर होते हैं बहुत सारे विलाई, और विलाई कर लेते हैं फूड को अब्सॉर्ब। डाइजेस्टेड फूड हो गया अब्सॉर्ब और चला गया ब्लड में, और ब्लड से पूरे बॉडी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। विलाई जो है उसको ब्लड सप्लाई मिलता है, देखिए ये विलाई और यहाँ पे ब्लड सप्लाई है। फूड यहां से अब्सॉर्ब होगा, फूड जो है वो यहां से अब्सॉर्ब होगा और ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड से पूरे बॉडी में। बहुत सिंपल है। ठीक है, फैट्स जो होते हैं ना बच्चों, ये याद रखना, फैट्स आर नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय विलाई, फैट्स आर अब्सॉर्ब्ड इन द लिम्फ, नॉट इन द ब्लड। विलाई के बीच में जो स्पेस है ना, वहां से लिम्फ में जाता है फैट, जो फैटी एसिड बना था वो। ठीक है, याद रखेंगे। अब जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हुई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? उन फूड से वाटर, इट विल अब्सॉर्ब ऑल द वाटर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? वाटर इज रिमूव्ड। ठीक है, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट बचा, वो यहां पे रेक्टम में स्टोर होगा और एनस के थ्रू बाहर फेंक देंगे हम लोग। देखिए इजेशन, एनस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस फूड इज रिलीज्ड। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड डिफिकेशन। खत्म। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज ओवर।
मैं वन शॉट बताता हूं आपको, वन शॉट का भी वन शॉट बताता हूं डाइजेशन कैसे हो रहा है, सुनिएगा। यू ईट फूड, आपने खाना खाया, माउथ में गया, माउथ में मैस्टिकेशन हुआ, फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, बोलस बना, बोलस बनते ही फूड अंदर जाने वाला है स्टमक में। अब होगा क्या, ये जो बोलस है, बोलस के अंदर स्टार्च जो है वो माल्टोज में ब्रेक हो चुका है। बोलस आया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वाया द इसोफेगस एंड स्टमक, पहले स्टमक में आता है, स्टमक में प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इन द विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। अब ये काइम बन गया, काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाकी का डाइजेशन हो जाएगा, अमीनो एसिड बन जाएंगे प्रोटीन से, ग्लूकोज बन जाएगा आपका माल्टोज से, और बाकी बचा फैटी एसिड बन जाएगा आपके फैट से, लिवर से और पेनक्रियास से जो है सिक्रीशंस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइनल डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वाटर जो है वो अब्सॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड से, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही अब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड के थ्रू। याद रखना, फैट जो है वो ब्लड अब्सॉर्ब नहीं करता, वो लिम्फ अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, और अनअब्सॉर्ब फूड को बाहर निकाल देंगे। आते हैं चलिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे, रेस्पिरेशन। धीरे धीरे हम लोग एंड पे आ रहे हैं, रेस्पिरेशन पे आ चुके हैं। आपने खाना खा लिया, खाने को ब्रेक डाउन कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया, अब्सॉर्ब करने के बाद वो फूड आपने ब्लड में भेज दिया, ब्लड से वो फूड सब सेल में चला गया, पर फिर क्या सेल के अंदर वो फूड क्या ऐसे ही काम आ जाएगा? नहीं भाई नहीं, उस फूड को भी आपको ब्रेक डाउन करना है, और उस फूड को ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आपको शरीर में लाना पड़ेगा, फिर उस फूड को ब्रेक करना पड़ेगा उस ऑक्सीजन के हेल्प से। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एंड ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड कम्स इनटू आवर बॉडी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस यू नीड टू रिमेंबर दिस। चलिए, रेस्पिरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने क्या बोला आपको कि भाई आपने फूड जो है वो खा लिया, उसको स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन कर लिया, डाइजेशन का काम खत्म, ठीक है, अब्जॉर्प्शन खत्म। अब ये फूड चला गया आपके सेल्स में, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब फूड को ब्रेक डाउन यहां पे करेंगे हम लोग, स्मॉलर फूड को भी ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि एनर्जी निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यही है रेस्पिरेशन, इसी को पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। सो रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, ये तो वो सब देखेंगे। दिस एनर्जी इज देन यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। देखते हैं आगे, रेस्पिरेशन दो टाइप के, एरोबिक एंड एनारोबिक। जिसमें ऑक्सीजन लगे एरोबिक है, इसमें ना लगे वो एनारोबिक है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अलग अलग स्टेप्स हैं, देख लीजिए यहाँ पे कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। कुछ ऑक्सीजन यूज करते हैं, कुछ ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं, कुछ ऑक्सीजन यूज करके पूरा ऑक्सीजन यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, और कुछ नहीं बना पाते। तो अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। एक स्टेप हर ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, in every organism one step is common. When the digested food enters into the cell, वो साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड था, इट इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। अब क्योंकि हमारा एम है ज्यादा एनर्जी की बात करना, तो हम सिर्फ ग्लूकोज की बात करेंगे। सेल के अंदर ग्लूकोज आया, सेल के अंदर ग्लूकोज आया और साइटोप्लाज्म में पहुंचा। ये है अपना सेल, ठीक है। यहां पे आया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो जाएगा ब्रेक और बन जाएगा पाइरुवेट। क्या राइमिंग है ना। दिस ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुवेट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, और इस ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी बनती है, 2 एटीपी बनते हैं, मतलब एनर्जी बनती है, याद रखना। ये साइटोप्लाज्म में होता है हर ऑर्गेनिज्म में। अब इस पाइरुवेट का आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी। आप ये पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दो या इसको साइटोप्लाज्म में और ज्यादा ब्रेक डाउन करो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने क्या बोला? ग्लूकोज in the cytoplasm is broken down into pyruvate, 2 molecules of pyruvate. Glucose is 6 carbon, pyruvate is 3 carbon, तो 6 में से 2-3 मॉलिक्यूल के पाइरुवेट बनेंगे। ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर सेल में होता है। चलिए,
The process of breaking down of a 6 molecule carbon compound called glucose into a 3 carbon compound called pyruvate. See, glucose is broken down into 2 molecules of pyruvate in the cytoplasm. ठीक है, glycolysis यूनिवर्सल प्रोसेस हर सेल में होता है. चलिए, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन ही नहीं है, कम एनर्जी बनेगी. पाइरुवेट जो है वो क्या होगा? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पाइरुवेट क्या करेगा? 2 मॉलिक्यूल कार्बन, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH बना देगा. ठीक है, साइटोप्लाज्म में. यीस्ट करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको. यीस्ट करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. ये रहा, पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP. यहां पे देखिए, ये हमारा सेल है. सेल के अंदर ग्लूकोज आया, पाइरुवेट बन गया. ठीक है, ये पाइरुवेट अब ब्रेकडाउन होके बनेगा C2H5OH इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं है, प्लस बनेगा CO2 और बनेगा एनर्जी. इधर भी एनर्जी और इसके साथ तो एनर्जी थी, तो 2 जगह पे एनर्जी बन रही है. ये C2H5 इंपॉर्टेंट है, C2H5OH, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्कोहल. एल्कोहल के कमर्शियल प्रोडक्शन में यीस्ट जो है उनको यही प्रोसेस करना पड़ता है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं हम इसको, एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपको दिखा रहा था, वही देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे डो फूल रहा है क्योंकि इसके अंदर CO2 बन रहा है. ठीक है, चलिए. लिमिटेड सप्लाई. अब ऑक्सीजन है पर बहुत लिमिटेड है. इस समय क्या बनेगा? आप बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं. मैं अभी आप लोगों को जब ये पढ़ा रहा हूं, मान लो कि मैं बहुत ज्यादा हेवीली पढ़ा रहा हूं, आई एम स्वेटिंग, आई एम टायर्ड, माय मसल्स आर टायर्ड, आई एम ब्रीदिंग हेवीली, मतलब ऑक्सीजन की कमी है. ऑक्सीजन की कमी है तो क्या हुआ? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो गया. इस लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हमारा बॉडी जो है वो पाइरुवेट को ब्रेक डाउन करेगा साइटोप्लाज्म में, पर लैक्टिक एसिड बनाएगा. और जब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाता है, व्हेन द लैक्टिक एसिड गेट्स अक्यूमुलेटेड, मसल्स को क्रैम्प आ जाते हैं. क्या आ जाते हैं? क्रैम्पिंग. चलिए आगे देखते हैं. देखिए, इफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फॉर इंस्टेंस व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा. लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होगा? क्रैम्पिंग आएगी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. अब मेन तो यहां है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? देखिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं आपको पहले बता दूं क्या होता है, फिर हम समझते हैं इसको, फिर लिखा हुआ है वो पढ़ लेंगे. ठीक है, अगेन दिस इज अ सेल, दिस इज अ ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट प्लस एनर्जी. इसको बोला ग्लाइकोलिसिस. ये एक पाइरुवेट को अब हम भेजते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन होगा. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पाइरुवेट विल ब्रेक डाउन एंड फॉर्म CO2 प्लस H2O और बनेगा बहुत सारा 36 ATP, सबसे ज्यादा एनर्जी. इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा एक बार फिर से बोल रहा हूं. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन C2H5OH बनेगा ग्लाइकोलिसिस के बाद साइटोप्लाज्म में. यीस्ट करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर अच्छा खासा है तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP. इसमें पाइरुवेट जो है वो कहां चला जाएगा? पाइरुवेट विल गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा. लैक्टिक एसिड गेट्स accumulated एंड मसल क्रैम्पिंग कैन हैपन. ओके गाइस, सो दिस इज द 3 थिंग्स. क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाट इज द फेट ऑफ पाइरुवेट? ये क्वेश्चन पूछा जाता है. फेट ऑफ पाइरुवेट पूछे तो आपको तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी. ठीक है, चलिए. तो ये है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 38 ATP टोटल बने, 36 माइटोकॉन्ड्रिया में और 2 तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस से बने थे. ये क्वेश्चन है. What is the fate of pyruvate? अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे, then you will have to write this answer. What happens in fate of pyruvate? What do we write? We write is glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm. This process is universal. ये process जो है वो universal है. हम लोग बात कर चुके हैं already. ठीक है? This universal process happens in all the cells. सब सेल में होता है. Remember guys, this energy you don't have to forget. MCQ में पूछा जाता है. In MCQ this question can be asked. ऐसे 3 इक्वेशंस दे देंगे आप लोगों को, 4 इक्वेशंस दे देंगे आपको बोथ द वेज. यहां पे एनर्जी होनी चाहिए, याद रखना है. ठीक है, चलिए. सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट एंड दिस पाइरुवेट कैन बी ब्रोकन डाउन इन 3 वेज.
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनेगा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. ये कौन करता है? यीस्ट करता है. दिस प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट, lack of oxygen. When you are exercising heavily, the muscles will require more oxygen. अब ऑक्सीजन की कमी है तो क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है और एनर्जी बन रहा है. Accumulation of lactic acid will lead to muscle cramps. You need to remember this also. Presence of oxygen की बात करें, this is the only process wherein which pyruvate from the cell in the cell enters into the mitochondria. And when in the mitochondria oxygen will be present. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट शोज फुल्ली ब्रोकन डाउन. ठीक है, वाटर एंड 36 एटीपीज. यहां पे और यहां पे टोटल 38 है, इसलिए लास्ट स्लाइड में 38 लिखा था. ठीक है गाइस, सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुवेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट वेज बाय विच glucose can be broken down or pyruvate can be broken down. You need to answer this question. Okay, so let's go ahead. Now what is ATP? ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. It is important. What is ATP? ATP is adenosine triphosphate. मैंने आपको पहले भी बोला था, if in a country like India, if every state has different currencies to use, it would be a chaos. In a very similar way, in our body, ATP जो एनर्जी करेंसी है वो एक यूनिफॉर्मिटी बनाता है. All the cells has to produce ATP, adenosine triphosphate. We know energy can neither be created nor be destroyed. So energy store होता है इन bonds के अंदर. जब भी एनर्जी चाहिए ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे और ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगा. ठीक है, 1 ATP is broken down to produce 30.5 kilojoules of molecule energy. ठीक है, so this is about ATP. Now let's move ahead. रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. अब रेस्पिरेशन में हम लोगों ने बायोकेमिकल पार्ट वाला प्रोसेस देख लिया, the breaking down of glucose. Now let us talk about breathing. ठीक है, so respiration in animals की बात करते हैं तो different animals have evolved differently. They have different strategies to perform metabolic activities. ठीक है, so animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment. Those living in the water, those who are terrestrial have different ways. ठीक है, अगर वो aquatic organisms की अगर हम बात करें तो in aquatic organism what happens is that ऑक्सीजन इज इन डिसॉल्व्ड फॉर्म में है तो इट इज नॉट इजी टू टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. सो दे हैव गिल्स. ठीक है, हमारे पास लंग्स है, नोज है, वी कैन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो इट इज इजी फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो सी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन. दिस ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है, चलिए रेस्पिरेशन में आगे बढ़ते हैं. ऑल दिस ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. देयर इज अ क्वेश्चन हियर गाइस कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन सिस्टम डेवलप किया जाता है कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रोसेस की एफिशिएंसी को. ऐसे ही आपको रेस्पिरेशन में पूछ सकते हैं. इन रेस्पिरेशन दे कैन आस्क यू हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज बीन डिजाइंड so that it can absorb maximum amount of oxygen. So this kind of questions can come. You need to take care of these type of questions. Fine. So all these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Oxygen rich for terrestrial organism. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface में होता है, इसीलिए this surface is very fine and delicate lining, और ये linings जो होते हैं वो exchange में help करते हैं. फिशेस की बात करें तो फिशेस जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रहते हैं. ऐसे ही ऑक्सीजन कम है पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में, तो हाउ डू फिशेस टेक्स दिस ऑक्सीजन? थ्रू द हेल्प ऑफ गिल्स. नाउ गिल्स क्या करते हैं? गिल्स जो है वो पानी में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मैं आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बताता हूं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर. सी गाइस, फिशेस हैव let's say this kind of heart. ठीक है, now this heart will pump the blood into the gills. ठीक है, ये गिल्स में ब्लड आया, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, और फिश क्या करते हैं? दे ड्रिंक कंटिन्यूअसली, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द एनवायरमेंट, और उस वाटर में ऑक्सीजन होता है, तो ये ले लेते हैं माउथ से जो पानी आ रहा है वो. नाउ दिस इज गिल्स. ठीक है, सो वाटर which has oxygen, this oxygen will come into the blood. Now blood becomes oxygenated and enters into the body. ठीक है, और बॉडी से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड बनके पूरे फिश के हार्ट में घूमता है. ठीक है,
तो आपको ये बात समझना है, गिल्स इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेकिंग प्लेस. फ्रॉम वाटर द ऑक्सीजन इज एंटरिंग इनटू द ब्लड ऑफ द फिशेस. दिस इज हाउ फिशेस रेस्पायर. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पे. सी, since the amount of dissolved oxygen is fairly low in water as compared to the amount of oxygen in the air, rate of breathing is very fast in fishes. आप देखते हो ना, वो फिश जब पानी में होता है तो वो बुड़ करता रहता है. क्यों ऐसा करता है? दिस इज द रीजन. ऑक्सीजन इतना कम है पानी के अंदर, दे नीड टू ब्रीथ वेरी फास्ट. वी डोंट हैव टू ब्रीथ फास्ट, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. दिस इज द क्वेश्चन गाइस. ठीक है, व्हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म? यू नीड टू आंसर दिस. ह्यूमंस की बात करते हैं. हाउ डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स? इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, जैसे डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल से हो रहा था, यहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है पूरा. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज एंड एट द एल्वियोली. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यह ध्यान रखना है. सी, नॉस्ट्रिल्स, ये नोज में. नॉस्ट्रिल इज द चेंबर फ्रॉम वेयर, इट्स द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द एयर विल एंटर इनटू आवर बॉडी. नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंक्स. मैंने आपको पहले ही बोला था, फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. फेरिंक्स से लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स. ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली एंड देन ब्लड. ये पूरा सिस्टम है. नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स एंड एट द एंड एल्वियोली. एल्वियोली में क्या होगा? ब्लड के साथ एक्सचेंज होगा. RBC will give carbon dioxide to the alveoli and in return it will take oxygen. ठीक है, let's see that. Nose. First of all, nose में क्या होता है वो देखते हैं. Nostril से opening, ठीक है, opening से air अंदर आया. Air अंदर आते ही nasal passage है. Nasal passage has got hair. ठीक है, ये hair जो है वो filtration system का काम करे. एक तो dust particle को trap कर लेते हैं और mucus रखते हैं अपने साथ. तो mucus क्या करता है? Air को moisten कर देता है. So moistened air and filtered air. ठीक है, so the air is taken into the body through the nostrils. The air passing from the nostril is filtered by the hair and the lining of passage. The passage is also lined with mucus which helps in this process. Next, trachea में आ गया ये air. Air passes through the throat and into the lungs. अब देखिए बच्चों, ये trachea, ये जो lungs है हमारे, lungs के पहले ये trachea जो है, trachea के ऊपर rings of cartilage है. एक important question है यहाँ पे. How does trachea protects itself from collapsing, or what is the function of cartilage, rings of cartilage? अगर आपसे ऐसा कोई पूछे तो भाई देखिए, rings of cartilage इनकम्प्लीट सी शेप रिंग है, ऐसे पकड़ के रखा है उन्होंने. ठीक है, अब ये ट्रैकिया को ऐसे पकड़ के रखते हैं कि ट्रैकिया कभी कोलैप्स ही नहीं होता, कभी कोलैप्स नहीं होगा, भले एयर है या नहीं है, कोलैप्स नहीं होगा. सो दे प्रोटेक्ट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. रिमेंबर दिस थिंग, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से बने हुए हैं, इनकम्प्लीट हैं, सी शेप्ड के. चलिए आगे बढ़ते हैं. लंग्स, द एयर नाउ एंटर्स इनटू द लंग्स. ये आपके लंग्स है. लंग्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में. ये मेन जो दिख रहा है आपको वो ब्रोंकाई है और आगे जाके वो बनते हैं ब्रोंकियोल्स, छोटे छोटे. देखिए ये ब्रोंकियोल्स, और ये ब्रोंकियोल्स के आगे ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये दिस इज एल्वियोलस. ठीक है, और यहां पे होता है एक्सचेंज, याद रखेंगे इस चीज को, विच फाइनली टर्मिनेट्स इन बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई. ठीक है, एल्वियोलाई में आ गया तो ये एक्सचेंज हो गया. देखिए आरबीसी ने क्या किया? ऑक्सीजन ले लिया और रिटर्न में क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया. ठीक है, सो एल्वियोलाई प्रोवाइड सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज कैन टेक प्लेस. द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. Blood brings carbon dioxide and takes up oxygen and gives carbon dioxide to the alveolus. ठीक है, so this is how it takes place. Mechanism of breathing देख लेते हैं बच्चों. सांस लेते समय क्या होता है, सांस छोड़ते समय क्या होता है. विजिबली अगर देखा जाए तो when we breathe, we see our lifts, जो हमारे रिब्स है वो लिफ्ट अप हो रहे हैं. ठीक है, ये जो रिब्स ऊपर आया उस समय क्या होता है, डायाफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो गया डायाफ्राम. ठीक है, डायाफ्राम इज फ्लैट एंड रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ आ गया, और रिब्स के अंदर जो लंग्स है, लंग्स में जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है. एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर ज्यादा है तो फ्रॉम हायर प्रेशर द एयर मूव्स इनटू द लंग्स. सी, व्हेन वी ब्रीथ इन द डायफ्राम, अ डोम शेप्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैट हो जाता है. एट द सेम टाइम द रिब्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. रिब्स अब ऊपर आ गए, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, इसलिए एयर बाहर से अंदर आ गया. सी, आई एम अगेन डूइंग दिस. When I breathe, air from outside comes inside. Why? Because अंदर ज्यादा जगह है, volume is more.
प्रेशर इज लेस, ठीक है, याद रखना, प्रेशर लेस वॉल्यूम मोर। सांस छोड़ते समय क्या होगा, वॉल्यूम लेस प्रेशर मोर, तो प्रेशर अंदर ज्यादा है तो बाहर चला जाएगा वो गैस। व्हेन वी ब्रीथ आउट डायफ्राम रिलैक्स, वापस से डोम शेप बन गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, एयर फ्रॉम इनसाइड मूव्स आउटसाइड, ठीक है, ये याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमारे लंग्स में ऑलवेज 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 देयर इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि भाई सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में जो टाइम गैप है उसमें हम कहीं प्रॉब्लम में ना फंस जाए, तो हमारा जो लंग्स है वो एकदम रेसिडुअल वॉल्यूम रखता है। इट्स लाइक सेफ कीपिंग, ठीक है, थोड़ा सा एयर हमने सेफ साइड करके रखा है कि भाई जरूरत पड़े तो काम आ जाए, दैट्स कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। इससे पूरा लंग्स बैलेंस बना के रखता है, कोलैप्स नहीं होता। ओके गाइस, अब ऑक्सीजन तो आ गया आपके लंग्स तक, उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना याद करो, जहां पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पाइरूवेट में, पाइरूवेट से फिर उसको माइटोकॉन्ड्रिया में आगे ब्रेक डाउन करना है, ऑक्सीजन चाहिए। उस ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? ऑक्सीजन इज कैरिड बाय अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, and that hemoglobin is present in red blood cell। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है हमारे, उसके पास है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नॉट आरबीसी। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट गाइस, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। चलिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारे पास, क्योंकि देखिए हमारा बॉडी बहुत बड़ा है, वो सेल टू सेल डिफ्यूजन नहीं कर सकते। अगर सेल टू सेल डिफ्यूजन करे तो टो से हेड तक कोई चीज को आने में 3 साल लग जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो है हीमोग्लोबिन, याद रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में मिक्स होता है, तो वो हमेशा डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आरबीसी नहीं, डिसॉल्व फॉर्म में। 20% जितना आरबीसी लेके जाते हैं, पर 70% जो है वो डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज वेयर वी एंड टिल रेस्पिरेशन। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या चीजें याद रखनी है। मैंने आपको डाइजेशन के बारे, मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था प्लांट्स में, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक में आपको याद रखना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। सारे एंजाइम के फंक्शन आप याद रखिए। एंजाइम को बायोकैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्पीड अप करते रिएक्शन को, ये याद रखेंगे। आप याद रखेंगे कि फैट्स को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स या ग्लोब्यूल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट प्रोसेस इमल्सिफिकेशन। उसके बाद स्मॉल फैट को हमने ब्रेक डाउन किया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? बाइल सॉल्ट इज नॉट एन एंजाइम, रिमेंबर, बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। बाइल सॉल्ट इज नॉट एन एंजाइम, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। Spinchus regulates the amount of food entering into one organ to another, ठीक है, ये याद रखेंगे। और क्या याद रखना है? याद रखना है वाटर कहां पे अब्सॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। HCl एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, पेप्सिन को काम करने में हेल्प करता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है, उसको काम करने में हेल्प करता है। पेप्सिन से बचाता कौन है? म्यूकस, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन की बात करें। रेस्पिरेशन में आप याद रखेंगे फेट ऑफ पाइरूवेट कैसे होता है, 3 तरीके क्या हैं पाइरूवेट के ब्रेकडाउन के। यूनिवर्सल प्रोसेस कौन सा है? तो ग्लाइकोलिसिस है, जो साइटोप्लाज्म में होता है। और आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्यों ब्रीथ फास्ट करते हैं? क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन है, इसलिए उसको फास्ट लेना पड़ता है, क्योंकि कम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। ब्रीदिंग करते समय, अंदर सांस लेते समय, इनहेलेशन के समय डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, रिब्स ऊपर आ जाते हैं, अंदर प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, बाहर प्रेशर, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम, तो प्रेशर ज्यादा है इसलिए एयर अंदर आ जाता है। ऑपोजिट होता है एक्सहेलेशन के समय। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में स्टोर्ड रहता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है, वो जो टाइम गैप है उसको प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के फंक्शंस आपको याद रखने, यू नीड टू रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज गाइस, ठीक है। वो कोलैप्स होने से बचाता है ट्रैकिया को। So these are the things which you need to remember. I hope you guys will do well. Thank you.